ओ माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा और यूनिक सा चैप्टर है। मतलब मुझे लगता है ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, वो बच्चा चाहे बायोलॉजी का हो या फिर मैथ साइडेड। क्योंकि ना यार, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, हम कैसे कैसे धीरे धीरे होके बड़े हो रहे हैं और कैसे कैसे हमारी बॉडी डेवलप हो रही है, छोटे से कैसे बड़े हो जा रहे हैं। तो आओ फटाफट से देखते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। हम इस चैप्टर में देखते हैं कि ह्यूमंस जो है ना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब ना, दे आर यूनिसेक्सुअल, दे हैव एन सेपरेट गैमीट्स। मतलब उनके पास अपने अपने गैमीट्स होते हैं, उन्हें अपनी ओन बॉडी में गैमीट्स बनते हैं। मतलब मेल के उसमें स्पर्म बनेंगे और फीमेल के उसमें ओवम बनेंगे। और वो कैसे होते हैं, हम इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है गैमीटोजेनेसिस। हम गैमीटोजेनेसिस में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज अ गैमीटोजेनेसिस। मतलब ये है कि गैमीट्स अपने अपने ओन बॉडी में, मेल अपनी बॉडी में स्पर्म बनाता है, वाइल फीमेल अपनी बॉडी में ओवम बनाता है। और इसी के फॉर्मेशन को, अपने अपने गैमीट्स को अपने अपने ओन बॉडी में बनाने को ही हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमीट्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कहने का ये मतलब है कि मेल स्पर्म जो है हमारे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक ट्रैवल करके जाएंगे। अब मतलब छोटा सा तुम लोग एग्जांपल ले लो, हमेशा याद रखो कि ना, मतलब बेस्ट एग्जांपल है ना। मतलब देखो, दूल्हा आता है ना बारात लेके, दुल्हन थोड़ा ना जाती है। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। यहाँ पे स्पर्म आते हैं, ओवम खुद से नहीं जाता, ओवम हमारी बॉडी में बनता है। फीमेल की बॉडी में ओवम का डेवलपमेंट होता है। फीमेल की बॉडी में स्पर्म भी आ गया और ओवम भी आ गया, तो भाई इसका आगे फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो उसकी आगे प्रोसेस चलेगी। तो एग्जैक्टली तीसरी पॉइंट यही है हमारी एनसीईआरटी में, फर्टिलाइजेशन। मतलब ये है कि फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस वक्त में ना फीमेल की बॉडी में दोनों भी गैमीट प्रेजेंट हैं। मतलब फीमेल के अपने वाले ओवम भी या सेकेंडरी oocyte कह लो, और मेल के स्पर्म कह लो। तो अब ये आगे जाके फ्यूज करेंगे, फिर ही तो कुछ बनेगा। और इसी फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात की प्रोसेस आती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से ही लग रहा है कुछ प्लांट हो रहा है, कुछ चिपक रहा है, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर द 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू एंडोमेट्रियम इज नोन एज इम्प्लांटेशन। मतलब आफ्टर द 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के अटैचमेंट होता है ब्लास्टुला का। मतलब छोटा सा सेल ब्लास्टुला में डिवाइड हो जाता है और एंडोमेट्रियम से जाके चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्लांट होने के बाद हमारा ब्लास्टुला आगे कैसे कैसे डिवाइड होता है, इसी पीरियड को हम लोग जेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मतलब फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज अ जेस्टेशन पीरियड। मतलब देखो आप लोग कैसे 9 मंथ की पूरी हमने जर्नी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। बात की प्रोसेस है पार्चुरेशन। मतलब इसमें हमारा फीटस जो है फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, अब इसकी डिलीवरी का टाइम आता है। तो इसके डिलीवरी ऑफ द बेबी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज अ पार्चुरेशन। ये बात आता है हमारा लैक्टेशन पीरियड। मतलब हम इसे लैक्टेशन पीरियड को क्यों हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जोड़ रखे हैं, क्योंकि यार हम इसमें देखते हैं ना, छोटा सा बेबी कैसे बड़ा हो रहा है, वो कैसे न्यूट्रिशन ले पा रहा है। मतलब एकदम से खाना वाना तो नहीं खाने लगेगा ना। ये पीरियड को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। मतलब बेबी गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स मिल्क, दैट पीरियड इज नोन एज अ लैक्टेशन। पहला पॉइंट होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज के पूरे लेक्चर में हम इसी को कवर अप करेंगे। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट इसका यही है कि ये हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे हमारे गैमीट्स की बनने की शुरुआत होगी, और उसी के साथ साथ सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल टेस्टिस में होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे कंडक्शन होता है और कॉपुलेशन होता है। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा ना, वाया एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। साइज ऑफ टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर ये विड्थ में होगा। ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, आउटसाइड स्क्रोटम पाउच में होगा। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों चाहिए इतना कम टेम्परेचर, क्योंकि हमारी अंदर की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए ये बाहर स्क्रोटम पाउच में होता है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, कुछ कुछ में इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है, जैसे कि एलिफेंट, एक्वाटिक मैमल, व्हेल, सील, ये सब हमारे इंट्रा एब्डोमिनल है। जब बच्चे का बर्थ भी नहीं हुआ होता है, मतलब जन्म भी नहीं हुआ होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस इज डिसेंट फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम पाउच। द कैनॉल इज नोन एज अ इक्विनल कैनॉल, फर्दर नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। कहने का मतलब ये है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस जो है डिसेंट होता है। कहाँ से डिसेंट होता है, फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम पाउच वाया द इक्विनल कैनॉल। मतलब सबसे पहले 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगी, टेस्टिस जो है हमारा डिसेंट होगा फ्रॉम एब्डोमेन और किसी कैनॉल से उतरेगा, तो उसे इक्विनल कैनॉल कहते हैं, जो आगे जाके स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाती है। और वो कहाँ तक आके उतरता है, स्क्रोटम पाउच में। Cremaster's muscles summer away from the body. Dartos muscles bring scrotum toward pincers. कहने का क्या मतलब है, ये क्रीमास्टर मसल्स ना हमारी इंग्विनल कैनॉल में मौजूद होती है, और ये ना समर के टाइम एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये ना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बॉडी का और ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए टेस्टिस को थोड़ा दूर करती है बॉडी से। डार्टोस मसल्स ये विंटर में होती है। ये क्या करती है, ये स्क्रोटम पाउच में मौजूद होती है। ये टेस्टिस को बॉडी के और करीब लाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और कम होता है, और ना मेंटेनिंग टेम्परेचर के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये बॉडी के
प्यास लगती है टेस्टिस को। एक नोट पॉइंट आता है क्रिप्टोर्किडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूसिंग फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रॉटम। मतलब जब फेल हो जाता है टेस्टिस हमारे एब्डोमेन से स्क्रॉटम में नहीं आ पाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। लेट्स सी द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब ये टेस्टिस का डायग्राम है। आगे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। सबसे पहले बाहर की लेयर को हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। उसके बाद हमें टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलते हैं जो 250 कंपार्टमेंट्स के होते हैं। उसके बाद हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं जो 1 से लेकर 3 तक होते हैं, जो कि कॉइल डक्ट स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये आगे जाके ट्यूबुला रेक्टाई में खुलता है और ट्यूबुला रेक्टाई आगे जाके रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस आगे जाके वासा एफ्रेंशिया में खुलता है और वासा एफ्रेंशिया आगे जाके एपिडिडाइडिमिस में खुलता है। एपिडिडाइडिमिस 3 हिस्सों में डिवाइड है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा, जो कि लाइन बाय सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है और लास्ट में ये वासा डिफरेंस में खुलता है। अगर हम अंदर जाके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट सेक्शन में देखें जो कि 1 to 3 डिवाइड है, तो आओ आके देखते हैं उसमें क्या क्या मौजूद है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कट सेक्शन को देखते हैं तो हमें स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देता है जो कि मेल जर्म सेल है, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से बना हुआ है और क्यूबॉइडल है, जो कि मियोटिक डिवीजन में हमें हेल्पफुल है। फिर उसमें हमें देखने को मिलते हैं सर्टोली सेल्स जो कि नर सेल्स है और कोनिकल शेप्ड है और सबसेंट्रैकुलर सेल्स भी इसे कहते हैं। इस केस में हमें देखने को मिलते हैं लेडिक सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं, जिसमें हमें हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। सर्टोली सेल्स ना यार बहुत काम के सेल्स होते हैं, मतलब ये सेल्स इतने काम के होते हैं। सबसे पहले तो ये ना स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं कि अच्छे से ग्रो करते रहे। उसके बाद ना ये इनहिबिन भी देंगे, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करेंगे कि ये एफएसएच को इनहिबिन देंगे कि भैया बस कर दे अब स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। इसके साथ साथ ना जैसे कि बाहर लेडिक सेल्स ने हमारे हार्मोन रिलीज करे जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, पर इसे अंदर भी तो कंसंट्रेट करवाना है यार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो सर्टोली फिर से एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि आगे कंसंट्रेट करवाते हैं हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने में। उसके बाद ना यही हमारे सर्टोली सेल्स हैं जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये सर्टोली सेल्स हमारे एमएफ भी रिलीज करते हैं जो कि एंटी मुलेरियन फैक्टर है, मतलब ये मेल बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। चलो आओ इसे हम 1 by 1 देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है हमारी आगे सारा वास डिफरेंस में खुलता है, जहाँ पे आगे जाके इसे सेमिनल वेसिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि 2 पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। उसी के साथ वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स जब उसमें मिल जाते हैं तो उसी डक्ट को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जहाँ पे प्रोस्टेट का ग्लैंड भी अपने सिक्रेशन उसमें डालते हैं। इसके बाद देखने को मिलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कार्पस ग्लैंड, के भी अपना सिक्रेशन इजैकुलेटरी डक्ट में डालते हैं, जो आगे जाके यूरिनोजेनिटल डक्ट में खुलते हैं। वो आगे जाके पेनिस में खुलते हैं जो कि हमारे कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और फिर लास्ट में ग्लैंड्स पेनिस में खुलते हैं। अब बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सब अपना सिक्रेशन ऐड क्यों करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि ये सब अपना सिक्रेशन क्यों ऐड करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स ये हमारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये मैक्सिमम 60 to 70% फ्रक्टोज, इनोसिटॉल, फिब्रिनोजन इसी में डालते हैं। सेमिनल वेसिकल्स इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फ्रक्टोज होता है जो कि हमारे स्पर्म को हमेशा न्यूट्रिशन देते रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमारा ओनली 1 होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है और इसमें कैल्शियम होता है और फिब्रिनडिज्म होता है, ये 20 to 30% होता है। ये ग्लैंड हमारा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर अपना देता है। इसके अल्कलाइन नेचर के देने की वजह से जो भी हमारे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हमारे जितने भी एसिडिक मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इसको न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए ये ग्लैंड अपना सिक्रेशन अपना डालता है उसमें। ये बात बारी आती है कार्पस ग्लैंड की। ये भी 2 होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। इसका भी नेचर अल्कलाइन होता है और ये लुब्रिकेशन काउंट में हेल्प करता है, मतलब ये चिपचिपा गीला रखता है उनकी मोटिलिटी के लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ पेनिस। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत थोड़ा सा मेंशन किया है, बस मैंने वही यहाँ पे नोट डाउन कर। जैसे कि कॉर्पस कॉवर्नोसा जो कि डॉर्सल साइड पे होता है, आगे की साइड पे यूरेथ्रल ओपनिंग दिखाई गई है, और उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि वेंट्रल साइड पे है, मतलब आगे की साइड पे है, और कॉर्पस कॉवर्नोसा जो कि पीछे की साइड पे है। भी नोट पॉइंट है, आप लोग अपनी कॉपीज में से नोट डाउन कर लो। जैसे कि सर्कमसिजन, व्हाट इज एन सर्कमसिजन? रिमूवल ऑफ अ परप्यूस इज नोन एज अ सर्कमसिजन। इट इज एन कैस्ट्रेशन। रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज अ कैस्ट्रेशन। अब जो बहुत सुरीली आवाज में गाना चाहते हैं ना, तो वो ना रिमूवल ऑफ टेस्टिस भी अपना करवा लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। आगे चल के हमें टिप्स में देखने को मिलता है ग्लैंड्स पेनिस जो कि फोल्ड ऑफ स्किन है, जो कि आगे जाके फोर स्किन या परप्यूज ग्लैंड भी रिलीज करते हैं जो कि परप्यूचुअल होते हैं, या टाइसन ग्लैंड भी हम कहते हैं, जिसे स्मैग्मा रिलीज होता है। तो यहाँ पे मेरा पूरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों आप लोग इसकी नोट जरूर बनाना, ये आप लोग को बहुत 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 हेल्पफुल लगेगा। मतलब मैंने एक पॉइंट जो है ना लाइन वाइज लाइन लिख रखे हैं ताकि आप लोग को समझने में बहुत ईजी लगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह है, जैसे कि वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आओ फटाफट से देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारी ओवरीज आती है जो कि पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और हमें सेक्स हार्मोन्स देखने को मिलते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हमारे पास दूसरी तरफ होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे हमें ओविडक्ट देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलता है, यूटेरस, सर्विक्स, वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड। देखो हम लोग आगे जाके इसके डायग्राम में अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज कहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी ओवरीज पे, जो कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है, जो कि हमारी पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। ये पूरा इसके अंदर ना स्टोमा फिल कैविटी होती है और ये आलमंड शेप लाइक कैविटी होती है।
ओवरीज भी हमारी पेरिफेरल और मेडुला में डिवाइड होती है। पेरिफेरल में हमारे आ जाता है कॉर्टेक्स फॉलिकल्स, जिसमें हमारे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। उसके बाद मेडुला आ जाता है। मेडुला में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट्स और ब्लड वेसल्स देखने को हमें मिलती है। अब बच्चों एकदम इजी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे समझते मैंने ना एकदम फ्लो चार्ट में लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ना, वो हमारे सेकेंडरी फॉलिकल में बनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके टर्शियरी फॉलिकल बनाएंगे और टर्शियरी फॉलिकल आगे जाके मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाएंगे, जो कि मैच्योर होने पर ओव्यूलेशन करवा देते हैं। बाकी जो पीछे बॉडी बच जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि येलो बॉडी, कॉर्पस मतलब बॉडी होती है और ल्यूटियम मतलब येलो होता है, तो येलो बॉडी बचती है और वही आगे जाके कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेती है, मतलब व्हाइट बॉडी बना लेती है। बच्चों यहाँ पे रहा हमारा वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब, जो कि हमारी एनसीईआरटी में मौजूद है और यहाँ पे एकदम क्लियरली विजुअलाइजेशन है हर एक चीज़ का, जो अभी अभी मैंने आगे बोला है। मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है ना, उसे भी मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से लिख लिया। जैसे कि ओवरी जॉइन विद लिगामेंट्स है, उसके बाद फिमरी देखने को मिलती है जो अटैच विद ओवरी होती है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होता है और हमारा फैलोपियन ट्यूब 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। हमारी फीमेल फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला ऐसा जंक्शन है जहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि आगे जाके यूटेराइन कैविटी में खुलती है, जिससे हम यूटेरस, हिस्टेरा, वूम भी कहते हैं। यही हमारी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी होती है। यूटेराइन कैविटी के ऊपर हमें ना यूटेराइन फंडस देखने को मिलता है, फिर उसके नीचे सर्विक्स होता है, सर्विकल कैनॉल होती है और वेजाइना होता है। ये सर्विक्स, सर्विकल कैनॉल और वेजाइना मिलके ही साइट ऑफ बर्थ कैनॉल बनाती है। उसके बाद यूट्रस की हमें 3 लेयर देखने को मिलती है, जैसे कि एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यही वो लेयर है जहाँ पे हमारी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है। यूट्रस की शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है और आगे जाके एंडोमेट्रियम की हमारी ना टेम्पररी थिकनिंग के लिए होती है, ये ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर लेयर की होती है। उसके बाद मायोमेट्रियम देखने को मिलती है, जो कि इनवॉलेंट्री मसल है, स्मूथ सिंगल यूनिट की होती है। उसके बाद हमारी लास्ट वाली पेरीमेट्रियम होती है। के बाद आ जाता है सर्विक्स और वेजाइना, जो कि हमारी सर्विक्स नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस होती है और वेजाइना कोपुलेटरी ऑर्गन में आता है, जो कि बनी होती है स्ट्रैटिफाइड नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वायर एपिथेलियम की, जो कि लाइन बाय होती है हाइमन की। कभी कदार ब्रेक ड्यू टू द हॉर्स राइडिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, साइक्लिंग, जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कैप एंड इंसर्शन ऑफ टैम्पन। बहुत अच्छा एक नोट पॉइंट ये है कि एब्सेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। कहने का ये मतलब है कि एब्सेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ हाइमन की हमारी वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है। मतलब बहुत पुराने कल्चर में ये धारणा होती थी कि जिसका हाइमन ब्रेक हो जाता है वो अपनी वर्जिनिटी लॉस कर लेता है। बात जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने आगे देखा कि हमारा हाइमन किस वजह से हमारा कभी कदार ब्रेक हो जाता है। के बाद बात आ जाती है वल्वा की, जो कि है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। पे हमें मॉन्स प्यूबिस, जो कि एक पैटी टिश्यू है, वहाँ पे एक प्यूबिक हेयर देखने को मिलते हैं। उसी के नीचे आ जाता है लैबिया मेजोरा। लैबिया मतलब लिप लाइक और मेजोरा मतलब बड़ा, मतलब बड़ा कुछ लिप लाइक होता है। उसके बाद लैबिया माइनोरा, मतलब लैबिया मतलब लिप लाइक, फिर माइनोरा मतलब कुछ छोटा सा, मतलब कुछ छोटा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा, जहाँ पे हमारी जाके जुड़ती है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं, ऊपर की तरफ। टॉरिस के नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड या लेशर वेस्टिब्यूल ग्लैंड भी जिसे कहते हैं, उसे भी देखने को मिलता है और पूरी स्पेस को हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद हमारा जाइना के साइड्स में हमें लेफ्ट और राइट में एक ग्लैंड देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं या ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमें लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जो कि लाइन बाय होता है हाइमन में। इन मेम्ब्रेन के बाद हम लोग उसके बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमें फ्री स्पेस देखने को मिलता है, उसे हम लोग पेरिनियम बोलते हैं और उसके नीचे एनस होता है। मेरी ग्लैंड भी हमारे रिप्रोडक्शन का पार्ट इसीलिए है ये, क्योंकि ये छोटे बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ग्लैंड ना ये हमारे मेल के बॉडी पार्ट में भी होता है एज वेल एज फीमेल के बॉडी पार्ट में भी होता है, पर है ना ये मेल के बॉडी पार्ट में एकदम वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। लेकिन फीमेल के बॉडी पार्ट में इसका काम है, क्योंकि यहीं पे मिल्क बनता है, जो कि बच्चे को आगे जाकर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वुमेन्स के थोरैसिक प्रोमिनेंस में होता है, जैसे काउ बफेलोज में ये एब्डोमेन में होता है और ये मॉडिफाइड होता है स्वेट ग्लैंड का। फॉर्मेशन ऑफ अ मिल्क हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन से बनता है, वही रिजेक्शन ऑफ अ मिल्क ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जैसे कि सबसे पहले पीछे हमें रिब्स देखने को मिलता है या रिब्स दिखाई गई है। उसके बाद मसल्स बिटवीन रिब्स दिखाई गई है। मैक्रोलैरिस मेजर दिखाया गया है, जो कि एक मसल्स है, फैट से बना होता है। मेमोरी लोब हमारे 15 से 20 होते हैं। ग्लैंड में ऊपर की तरफ हमें पैटी टिश्यू देखने को मिलता है। उसके बाद मेमोरी लोब, जो कि 15 से 20 मौजूद है। उसके बाद मेमोरी एल्वियोलस में ही हमारे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाके मेमोरी डक्ट में खुलता है। मेमोरी डक्ट आगे जाके एम्पुला में खुलता है, फिर एम्पुला आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, फिर हमें ब्लैकिश जैसा कुछ देखने को मिलता है, वो एड्यूला है और आगे जाके निप्पल है। होपफुली विश बच्चों कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आ रहा है। देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। जानते हैं हमारे सेक्सेस जो हैं सेपरेटेड होते हैं और वो आगे जाके फ्यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उनके गैमेट्स कैसे बनते हैं और यही प्रोसेस कहलाती है गैमेटोजेनेसिस की। रिप्रोडक्शन की शुरुआत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है, जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस में मेल पेरेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेरेंट में गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, मतलब प्यूबर्टी के टाइम उनकी टेस्टिस जो है मैच्योर होने लगती है। और टेस्टिस हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल के, जिसमें हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जो कि 250 कंपार्टमेंट्स के होते हैं। उसके अंदर हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि 1 से लेकर 3 तक होते हैं। तो वही 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्म मदर सेल्स होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया।
स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखते हैं 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें साइटो बनते हैं, मतलब सेल्स बनते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है, जहाँ पे उसकी टेल आती है। फिर स्पर्मिएशन होती है, जब वो अपना हेड जो है सटोरी में घुसा लेता है न्यूट्रिशन के लिए और फिर आगे की प्रोसेस होने के लिए। ये है हमारा वेल लेबल डायग्राम एनसीईआरटी का, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस बताई गई है, पर मैंने अपने फ्लो ऑफ चार्ट में आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। प्यूबर्टी हमें देखने को मिलता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, यानी कि स्पर्म मदर सेल्स, जो कि हमारी डिप्लॉइडी लेवल में 2n में होती है, वो आगे माइटोसिस करके 2 डिवीजन कराती है, जो कि फर्दर और डिवीजन करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि 2n होती है, क्योंकि ये भी माइटोसिस से हो रही है और माइटोसिस से हमारी इक्वल डिवीजन होती है। और हाँ, मैं बस एक ही सेल को डिवाइड कर रही हूँ कि दूसरी साइड भी ऐसे ही डिवाइड होंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस फर्स्ट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, वो एन होते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। फिर आगे जाके फिर से ये मियोसिस 2 करते हैं। यहाँ तक की प्रोसेस को ही हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और वो आगे जाके स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, जो कि एन होते हैं, उसमें ना टेल नहीं आई होती है। फिर ये स्पर्मियोजेनेसिस करके टेल लाते हैं, जो कि कंप्लीट स्पर्म देखने को मिलता है। इसी को हम लोग स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, जो कि एन डिवीजन के होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से हमारा कंप्लीट स्पर्म बन के रेडी है। अब ये सर्टोली सेल्स में अपना हेड घुसा लेगा ताकि इसे न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं और ये तीनों प्रोसेस को मिला के ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग इजैकुलेशन 2.5 से लेके 3 मिलीलीटर तक सीमेन में 2 से लेके 3 मिलियन तक की स्पर्म होते हैं। मतलब इसे गैस करा गया 1 मिलीलीटर में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अगर स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर मिलीलीटर से कम हुआ तो हमें ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, जिसमें 100% स्पर्म में से 60% की शेप एंड साइज बेस्ट और परफेक्ट होनी चाहिए। उसमें के भी 60 to 40% की अच्छी विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। उसमें से ही 24% स्पर्म फर्टिलिटी के काबिल होते हैं। ये है हमारा एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम स्पर्म का, जिसमें सबसे ऊपर हमें हेड दिखाया गया है, फिर नेक दिखाया गया है, फिर टेल दिखाया गया है। टेप पोर्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया गया है, उसके नीचे एक्रोसोम, और एक्रोसोम ऑलजी का मॉडिफिकेशन होता है जो स्पर्म लाइसेंस पे हेल्प करता है। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल दिखाया गया है। हेड पोर्शन में नेक की बारी आ जाती है, जो कि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग देता है स्पर्म को, और लास्ट में टेल दिखाया गया फॉर द मोर्टेलिटी। इसके बाद हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसकी वजह से कंट्रोल में रहता है? तो सबसे पहले ऊपर से हमारे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो पिट्यूटरी से रिलीज करवाते हैं कुछ ऐसे हार्मोन जैसे कि एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आगे जाके एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनसे ऐसे फैक्टर्स रिलीज करवाते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके उससे रिलीज कराते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होने में हेल्पफुल होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हमारे बड़े वाले साहब हैं, मतलब ये 2 जगह नेगेटिव फीडबैक देते हैं। पहले तो ये एलएच को देते हैं, फिर ऊपर ये हाइपोथैलेमस को देते हैं। वाइल ये एफएसएच सर्टोली सेल्स से ही, ये वो सेल्स हैं हमारे सर्टोली सेल्स ही ना इनहिबिट देते हैं हमारे ऊपर एफएसएच को कि भैया बस कर दे अब स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। तो ये हमारा बहुत इजीली हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम पढ़ेंगे फीमेल पेरेंट के बारे में, जहाँ पे हमें oogenesis की प्रोसेस देखने को मिलती है, जहाँ पे ओवा या एग बनता है। वही ओवा और एग में फॉलिकुलोजेनेसिस होती है। मतलब हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, मतलब बच्ची के जन्म से पहले गेस्टेशन पीरियड में 6 लाख तक के एग होते हैं। बर्थ के टाइम पे उसके पास 1.5 लाख तक बचते हैं। उसके बाद आगे जब उसकी प्यूबर्टी हिट होती है तो उसके पास ओनली 60 to 80,000 ऑफ एग बचते हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे से कॉकरोच। एक बहुत अच्छी नोट पॉइंट है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क बोलते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोलते हैं। है हमारी एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम फॉर द oogenesis। आओ हम इसे अपनी लैंग्वेज में अपने फ्लो ऑफ चार्ट में एकदम इजीली समझते हैं। पहले हमारे फॉलिकल्स बनते हैं, जहाँ पे हमें पहले अंदर की तरफ प्राइमरी oocytes देखने को मिलते हैं और बाकी उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स अपने आप को उसके चारों तरफ घेर लेते हैं। इसी को हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, पर उस अंदर के जो सेल होते हैं ना, उसे अभी भी हम लोग प्राइमरी oocyte ही कहते हैं। और उसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं और उसके बाहर एक और सेल्स का प्रेजेंस हो जाती है जिसे हम थीका सेल्स कहते हैं। बल्कि और आगे जाके डिफरेंशिएट करते हैं। टर्शियरी फॉलिकल में जाते हैं तब इसके अंदर के जो जाके oocyte को हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलिसुइडा की लेयर कहते हैं। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें ग्रैनुलोसा सेल्स देखने को मिलता है और उसमें एक एंट्रम लाइक कैविटी बन जाती है। ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर हमें थीका इंटरना देखने को मिलता है और उसके ऊपर फाइबर लाइक थीका एक्सटर्ना देखने को मिलता है। इसी को हम टर्शियरी फॉलिकल भी कहते हैं या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं।
जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि मेल पेरेंट में स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल था, वो आगे जाके डिवाइड हो रहा था। उसी तरह फीमेल पेरेंट में oogonia है जो कि मदर सेल है, जो कि 2n है। और पता है ये स्टार्ट हो जाता है सेकंड मंथ ऑफ गेस्टेशन से, मतलब प्रेगनेंसी चलती रहती है ना वुमेन की, और वो फीमेल फीटस होता है, तभी हमारी oogonia की प्रोसेस हमारे वूम में ही चलने लगता है। फिर से ये वही माइटोसिस डिवीजन करती है और इक्वली सेल्स को डिवाइड करती है। जो सेल्स डिवाइड होते हैं उसे प्राइमरी oocytes कहते हैं और इसकी हैप्लोडिप्लॉइडी लेवल 2n होती है। वो आगे जाके मियोसिस फर्स्ट करते हैं और ये सस्पेंड हो जाते हैं एट प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में। मतलब बच्ची का बिफोर बर्थ से ही ये हमारी मियोसिस फर्स्ट में ये अरेस्टेड होते हैं और हमारी ये आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाती है। फिर आफ्टर बर्थ होता है, फिर भी प्रोसेस नहीं बढ़ती है। बच्ची का बचपना बीत जाता है, चाइल्डहुड, फिर भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। जब बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है ना, तब ये हमारी मियोसिस फर्स्ट वहाँ से कंप्लीट होती है। हिट होती है वही 11 to 12 इयर्स में, और वहाँ पे ये डिवाइड करती है दो डिवीजन में, जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेती है और सेकेंडरी oocyte जिसका लेवल n होता है, क्योंकि ये मियोसिस से आई है और मियोसिस से हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। ऐसे ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनाती है? क्योंकि इसका प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन होने के लिए कि बस फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेती है, अदरवाइज इसका ऐसा कुछ खास काम नहीं होता है। फिर ये सेकेंडरी oocytes आगे जाके मियोसिस 2 करती है और सस्पेंड हो जाती है एट मेटाफेज 2 में। फिर से ये रुक जाती है, नॉन डिवाइड होती है, ये ऐसी ही सस्पेंडेड रहती है। फिर जब स्पर्म आता है ना और स्पर्म आके इसे फर्टाइल करता है, फिर ये डिवीजन अपना कंप्लीट करती है सेकंड पोलर बॉडी में और ओवा या एग फिर कहलाती है। हमने स्पर्म देखा था, वो तो इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ तादाद में थे। फिर हमने देखा गेस्टेशन के वक्त हमारे पास भी मिलियंस ऑफ oogonia थे, पर आगे जाके वो डिवाइड होते होते प्यूबर्टी हिट करते करते 60 to 80,000 तक बचे। लेकिन फर्स्ट मेंसेस में अगर हम लोग oogonia को काउंट करने की कोशिश करें तो फर्स्ट मेंसेस हमारा 12 साल से आएगा, 12 साल से लेके 52 ईयर्स तक की, मतलब बीच में 40 ईयर्स हो गया। तो अगर हम लोग 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ अप्रोक्स 480 से लेके 500 तक की oocytes हमें देखने को मिलेगा। अगर लेकिन बीच में 1 प्रेगनेंसी हो गई तो 9 + 6 मतलब 500 में से 9 + 6 माइनस कर दो, मतलब हमारे पास इतने कम oocytes होते हैं और कुछ ही को मौका मिलता है जो कि प्रेगनेंसी में आगे जाए। डायग्राम है हमारी सेकेंडरी oocyte का, या हम लोग इसे ओवम, एनसीईआरटी ने बोला है तो हम लोग भी इसे ओवम बोलेंगे, जो कि हमें देखने को मिलता है कि बीच में इसकी पैरावेटेलाइन स्पेस होती है, फिर जोना कैलोसिडा की लेयर होती है, फिर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होता है और फिर हमारे स्पर्म ऊपर से आके इसे फर्टिलाइज करते हैं। तो यही हमारी पूरी प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मुझे लगता है ये इस टॉपिक को सबको पढ़ना चाहिए, मतलब फीमेल तो पढ़े पर मेल भी पढ़े कि फीमेल पैरेंटल में कैसे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल वर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। मेंस्ट्रुअल से आता है मेंसेस, और मेंसेस होता है मतलब मंथ, मतलब हर महीने कुछ आने वाला। और हमने देखा था कि जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइन थी वो परमानेंट नहीं होती है, मतलब वो टेम्पररी होती है, वो हर महीने शेड ऑफ होती है और फिर नहीं आती है। मतलब हमारे एंडोमेट्रियम को हमेशा आस होती है कि मतलब हमारी फर्टिलाइजेशन होगी, हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, पर ये नहीं होती है, फिर से ये शेड ऑफ हो जाती है और दूसरे महीने फिर आती है। मतलब ये हर महीने आने को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब सब में नहीं होती है, कुछ ही में होती है, जैसे कि हमारे प्राइमेट मैमल्स में होती है और हर मैमल्स में भी नहीं, मतलब स्पेशली इसे नाम दिया गया है कि ये प्राइमेट मैमल्स में ही होती है, एप्स में होती है, मंकीज में होती है और ह्यूमन में देखने को मिलती है। और एक बहुत अच्छी सी इस पे लाइन दी गई है कि पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही ये दो वर्ड्स निकल के आए हैं, जैसे कि मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 10 से 12 साल में होता है, और मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 45 से लेके 55 इयर्स के बीच में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी फीमेल्स में प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी में हमारी की 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है, किसी किसी की आगे पीछे भी होती, किसी की 35 डेज की, 40 डेज की, या इससे भी ज्यादा कम भी किसी किसी की हो सकती है। तो हमारे एनसीईआरटी में 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारी एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मैंने इसे अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करी है, तो आओ वहां से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखाया है नीचे में यूट्रस और ऊपर में दिखाया है ओवरी की पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि 1 से लेकर 5 डे तक की हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वो होती है जो अगले महीने की एंडोमेट्रियम हमारी टूटती है और मेंसेस में फ्लो डाउन करती है। उसके बाद 5 से लेकर 14 तक की प्रोलिफरेशन फेज होता है, और उसी प्रोलिफरेशन फेज में 14 डे पे हमारी ओवल्यूशन फेज होता है, या एलेट सर्ज ऑफ ओवल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद 14 से लेकर 28 डेज तक की हम लोग को सिक्रेटरी फेज देखने को मिलता है। ये पे हमारी ओवरी ऊपर में जो मैंने दिखाई है वो 1 से लेकर 14 डे तक की अपनी फॉलिकल्स बनाते रहते हैं, और फिर 14 डे पे ओवुलेटरी फेज आता है। उसमें ओव्यूलेशन होकर सेकेंडरी oocyte हमारे आगे चले जाते हैं, बाकी जो पीछे ग्रैनुलोसा सेल्स वगैरह बचते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर थोड़ी देर बाद कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम हमारी येलो बॉडी होती है, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स हमारी व्हाइट बॉडी हो जाती है। के बाद हम बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले हमारी 2 जगह काम होता रहता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में भी और नीचे ओवरी में भी। हाँ, यूट्रस में कोई काम नहीं होता रहता है। एनसीईआरटी में दिया गया है ये वेल लेबल डायग्राम ऑफ हार्मोनल कंट्रोल इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ इसे समझते हैं कि इसमें क्या
क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेंगे कि हार्मोन बनवाने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो एफएसएच रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी और नीचे हमारे फॉलिकल्स ओवरी में बनने लगेंगे। जब नीचे ओवरी में फॉलिकल्स बनने लगेंगे तो ये फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे ओवरी में जिसका नाम होगा एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन नीचे रिलीज होगा तो ऊपर से एंटीरियर पिट्यूटरी को एलएचबी रिलीज करना पड़ेगा। इसकी पीक जब सबसे ऊपर चली जाती है और वहां से गिरने लगती है तो समझो ओव्यूलेशन हो गया। इसी पॉइंट को हम लोग एलएच सर्ज ऑफ ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। नीचे ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा तो वो ओवरी में हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जिसे वो पीक पे ले जाके जब सारे पीक्स अपने डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे, जब सारे पीक्स गिरने लगेंगे तो हमारी दोबारा से मेंसेस आएगी। एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये 2 बार एलएच को फीडबैक देगा। एक बार जब ये फॉलिकल्स बनेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक देगा, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम के साथ होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक बनेगा। ये नेगेटिव फीडबैक देगा, पर ये ऐसा क्यों करता है ये किसी को भी नहीं पता है, पर हाँ ये ऐसा करता है। तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में आप लोग को बताने की कोशिश की है, अगर आप लोग वहाँ पे अच्छे से ना समझ पाए हो तो। फिर से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और वो रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल्स बनाएंगे जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे ओवरी में, वाइल दूसरी तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच बनाएगा जो कि एस्ट्रोजन एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देंगे और एलएच आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में 2 तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फिर से नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को। और फिर आगे जाके जब ये लाइन सारी शेड ऑफ होने लगेगी, मतलब पूरी पीक्स हमारी नीचे गिरने लगेगी, तो हमारी मेंसेस स्टार्ट होगी। जैसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को ही हम लोग एमेनोरिया कहते हैं। वैसे ये होता क्या है, जब स्पर्म आते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ज्यादातर प्राइमरी साइन जो एमेनोरिया का होता है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम होता है, लेकिन बाज दफा स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कुछ में एमेनोरिया देखने को मिलता है। और नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल चलती है। रेशियो है हाउ टू कैलकुलेशन द ओव्यूलेशन, मतलब n-14 करोगे तो हमेशा पता चल जाएगी किस दिन पे ओव्यूलेशन हुई है। मतलब ये टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम है ल्यूटियल फेज हमारा जो कि 14 डे पे होता है। मतलब 10 से 14 तक ये हमारा वेरिएबल होगा, लेकिन 14 से 28 तक हमेशा फिक्स्ड होगा। ये वैसे तो मैंने 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया है, लेकिन हर साइकिल में -14 डेज पे ही ओव्यूलेशन हुआ होगा। हमारे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये थोड़े छोटे से टॉपिक्स बचे और फटाफट से इसे भी कंप्लीट करते हैं। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंसेमिनेशन, व्हाट हैपन इन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे गैमेट्स बनके रेडी हो चुके हैं, अब उन्हें फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने की बारी आ गई है। इसी बारी को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन के थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन से होकर यूट्रस में आ जाएंगे और वो वहाँ पे 6-7 घंटे रुकने के बाद बहुत ज्यादा कैपेसिटेशन करने लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर उसी के बाद कीमो अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जब स्पर्म हमारे यूट्रस में आ चुके होंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसे फैलोपियन ट्यूब में जाना है, तब ओवर फर्टिलाइजन रिलीज करेगा, वाइल स्पर्म यहाँ से एंटी फर्टिलाइजन रिलीज करेगा, तब ये जाके आगे जाके कीमो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, वहीं इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इस कीमो अट्रैक्शन ये स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ओवा सिर्फ ह्यूमन स्पर्म को ही अपने अंदर पास बुलाएगा और उसे फर्टिलाइज करवाएगा। अगर किसी के भी स्पर्म और अंदर चले जाएंगे तो उसे अपने पास नहीं बुलाएगा और उसके स्पर्म नहीं फर्टिलाइज हो पाएंगे। ट्रैक्शन की प्रोसेस की वजह से जब स्पर्म दौड़ के ओवम के पास जाएंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कि बहुत सारी मतलब कोरोना रेडिएटा वगैरह होगी। उसे तोड़ने के लिए सबसे पहले ये हाइलोनिडेज में जो चिपचिपे पार्ट बाहर की तरफ लगा होगा, पहले ये उसे तोड़ के अंदर जाएंगे। उसके बाद मुलाकात होगी कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम से, उसे ये तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के लिए ये लेके आएंगे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जिसकी मदद से ये उसे तोड़ेंगे। उसके बाद हम देखने को मिलेगा कि स्पर्म के टिप पे एक्रोसिल में जोना लाइसिस होगा जो आगे जाके ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। यही स्पर्म अपना हेड ओवम के अंदर घुसा लेगा तो कोरोना रेडिएटिंग की मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगी ताकि और कोई स्पर्म अंदर ना आए, क्योंकि अगर और कोई स्पर्म अंदर आ गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि हो गई, क्योंकि कंप्लीट मियोसिस 2 हो जाएगी जो हमारी सेकेंडरी oocyte की रुकी हुई थी और वहीं पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी, वाइल ये स्पर्म और सेकेंडरी oocyte आपस में फ्यूज होकर ओवम बना लेंगे और जोना पेलुसिडा की लेयर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर हमारे ऑफ हो जाएंगे जो कि ऑन थे मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद, और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ऑन हो जाएंगे। हमारे स्पर्म अंदर आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन का पता चलेगा। मेल से हमें 22+X के क्रोमोसोम मिलेंगे और 22Y के भी मिल सकते हैं, वाइल फीमेल के पास सिर्फ हमें 22+X के मिलेंगे। अगर हमारा मेल स्पर्म जो X लेके आया है तो हमारे पास गर्ल बनेगी, वाइल अगर मेल स्पर्म हमारे Y क्रोमोसोम लेके आया है तो मेल बनेगा। तब पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन फादर के ही पे ही डिपेंड होता है। फादर का सेक्स डिटर्मिनेशन अब डिप्लॉयड 2N में बदल जाएगा, मतलब हमारा जो गैमीट होगा वो 2N हो जाएगा, मतलब मम्मी का N और फादर का N मिलके 2N हो गया।
हाँ, मैंने ज़ाइगोटिक डेवलपमेंट का जो हमारी एनसीईआरटी में मौजूद है उसका वेल लेबल डायग्राम दिखाया, जिसमें साफ-साफ ये दिखाया मैंने, मतलब दिखाया गया है एनसीईआरटी की तरफ से, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट 2n बना चुके हैं। अब इसमें क्लीवेज होगी, ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे और ये होलोब्लास्टिक होते हैं, ये रोटेशनल होते हैं और इनकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और ये एसिंक्रोनस होते हैं। मतलब ये हमेशा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नहीं बनाते, बीच में इनकी ना अलग-अलग स्टेजेस भी आती हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, तो हम इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे। कहने का ये मतलब है कि इनका एक सेल डिवाइड होने में ही पूरे 24 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले हमारी आउटर मोस्ट लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर इनर सेल मास बनता है और बाकी जगह खाली कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। तो मतलब सबसे पहले हमारा ज़ाइगोट जो 2n था वो 1 सेल जो 24 हॉर्स के बाद 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा, वो आगे जाके 4 सेल स्टेज में डिवाइड होगा और फिर मोरोला बनेगा, जो जिसे हम 16 सेल स्टेज को बोलते हैं। उसके बाद हमें ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ब्लास्टुला भी कहते हैं। यही भी जहाँ पे 2 सेल स्टेज हो रही है वहाँ पे हमें थोड़ी सी देर के लिए 3 सेल स्टेज भी आती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एसिंक्रोनस है। मतलब इसमें जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 नहीं बनते होते, बीच बीच में ऐसी गैप वाली स्पेस भी आती है। इसी सब प्रोसेस के बाद ब्लास्टुला बनने के बाद जोना हैचिंग होती है, मतलब जोना का टूटना होता है। जोना हैचिंग के वक्त जब हमारा ब्लास्टुला 2 सेल में डिवाइड हो जाता है तभी हमारे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। बाद की प्रोसेस आती है हमारी इम्प्लांटेशन, मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम वॉल। मतलब ये कहने का है जब ब्लास्टुला बन के रेडी हो जाता है और वो एंडोमेट्रियम से आके अब जुड़ने की कोशिश करेगा या उसमें धंसने की कोशिश करेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। 6 to 7 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब 6 से 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के तब हमारा इम्प्लांट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेल को ही डिवाइड होने में 24 घंटे लग गए, तो इतना टाइम तो लगेगा ना। और 6 से 7 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी इम्प्लांटेशन होती है और जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उसी प्रोसेस को हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे, जब इम्प्लांटेशन हो जाए ब्लास्टोसिस्ट का, उसी को हम लोग प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। हमारी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो चुकी है एंडोमेट्रियम में, अब हम उसी को एंडोमेट्रियम नहीं बल्कि उसे हम लोग डेसिडुआ बोलेंगे। क्यों डेसिडुआ बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि ब्लड और यूरिन में फ्लो करने लगते हैं, जिसे हम ग्रेविडेक्स टेस्ट की मदद से टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं हो गई है। पर ये आफ्टर द 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के हमें चेक करनी होती है, मतलब फॉरेन से नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका नाम हमने ग्रेविडेक्स टेस्ट रखा है, जो कि यूरिन टेस्ट भी कहलाता है और HCG डिटेक्शन भी हमें देखने को मिलता है इसमें। हमारी इम्प्लांटेशन, मतलब इफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच अदर देन एंडोमेट्रियम और इन अ फैलोपियन ट्यूब, देन दिस टाइप ऑफ अ प्रेगनेंसी इज नोन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से जाके नहीं अटैच्ड हो पाते हैं और मतलब कहीं और अटैच हो जाते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब वगैरह में, तो उस प्रेगनेंसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को डॉक्टर जी अबॉर्ट करवा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही आगे चल के खतरनाक साबित होती है। इसके बाद प्रोसेस आती है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में हमारे पास आगे जो इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है या ब्लास्टोसिस्ट कह लो, उसी को हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जिसमें हमें मॉर्फोजेनेटिक लेयर्स देखने को मिलता है और जर्म लेयर जो है हमारी एंडोडर्म बनाती है, मीजोडर्म बनाती है और एक्टोडर्म बनाती है। वैसे ही स्पेशली एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म ये एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं, उसमें जो सेल्स डिवाइड होते हैं जर्म लेयर बनाते हैं, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनते हैं, उसी से हमारे टिश्यूज बनते हैं आगे जाके और फिर टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं। हमारा फीटल डेवलपमेंट 12 हफ्ते का हो जाता है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, तो हमारे पास प्लासेंटा जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यूज है वो आता है, जिसमें हमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी वेस्ट और एक कनेक्शन होता है ये वो देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज, IgG जैसी एंटीबॉडीज हमारा प्लासेंटा मदर से लेके फीटस को देता है और वहीं पे हमें एक विलाई देखने को मिलता है जिसे हम लोग प्लेसेंटल विलाई भी पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक देखने को मिलता है, जैसे कि प्लेसेंटल विलाई में इस डायग्राम में दिखाया गया है। और हाँ, 100% फीटल ब्लड ही होगा, मतलब मम्मी का ब्लड हमारे फीटस में बिल्कुल नहीं जाता है। इस दौरान प्लेसेंटा हमारा थोड़ा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि HCT ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। वैसे एक नोट पॉइंट बहुत अच्छा है कि मेमोरी ग्लैंड विल ग्रो अप विद द हेल्प ऑफ HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। gestation पीरियड की सबसे पहले हम लोग काउंटिंग देखेंगे तो 266 डेज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन डे और 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन से gestation पीरियड हमारा 266 डेज का होता है, वाइल मेंस्ट्रुअल साइकिल से 280 डेज का होता है। ह्यूमन में 9th मंथ की प्रेगनेंसी होती है, एलिफेंट में 22 मंथ्स की देखने को मिलती है और काऊ में 9 मंथ्स की, वाइल बफेलो में 10 मंथ्स की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ह्यूमन की प्रेगनेंसी में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट से थर्ड तक की हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग 4th, 5th, 6th में सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं और 7th, 8th, 9th में थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट बहुत अच्छा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेरी मोस्ट क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब सारे ऑर्गन्स बनते रहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसीलिए बहुत क्रूशियल माना जाता है, मतलब इसमें मदर की केयर टेकिंग की जरूरत होती है।
क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे ऑलमोस्टली बन जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट मंथ में हमें हार्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, थर्ड मंथ में ऑल ऑर्गन बन जाते हैं और फिफ्थ मंथ में फीटल का मूवमेंट भी होने लगता है। और के टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी को नौशिया हो रहा था, मतलब वॉमिटिंग हो रही थी, जिसे थैलिडोमाइड दे दिया गया था और ये बाद में पता चला कि ये एक टेराटोजन है। मतलब बच्चों में देखा कि मॉल फॉर्मेशन ऑफ फीटस हो रहा है, मतलब उन्हें फोगोमिलिया या मीरोमिलिया हो रहा है, मतलब उनके लिम्स और डिजिट ही नहीं बन पा रहे। तो फिर इसे बाद में जाके बैन कर दिया गया, क्योंकि इसे प्रूव कर दिया गया कि ये एक टेराटोजन है जो कि देना बहुत ही हार्मफुल है बच्चों के लिए। मंथ पे अब फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है। अब होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी को बोलते हैं। इसमें टोटल 3 स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला डायलेशन, उसके बाद एक्सपल्शन और उसके बाद होता है आफ्टर बर्थ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब सबसे पहले डायलेट होता है, फिर उसके बाद एक्सपल होता है कुछ, उसके बाद होता है हमारा आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारा प्लेसेंटा भी झड़ जाता है। इसी को हम लोग 3 स्टेप में पूरा लिखते हैं। पहले न्यूरो एंडोक्राइन से हमारे पास सिग्नल आता है प्लेसेंटा से और फुल्ली फॉर्म्ड फीटस से, मतलब फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होने लगता है, जिसी को हम लोग लेबर पेन भी कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारे यूट्रस को। उसके बाद मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसी के दौरान एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। प्लेसेंटा करवाता है इसे ताकि हमारे प्लग लग जाए और भी कुछ भी बाहर ना जाए यूट्रस से। उसके बाद रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उसके बाद डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाता है और उसी के बाद एक्सपल्शन ऑफ फीटस डायरेक्टली हो जाता है। आज दफा मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं बनवा पाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस हमारा नहीं कर पाता है। इसकी वजह से डॉक्टर सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल पिटोसिन देते हैं ऑक्सीटोसिन की जगह। पार्चुरेशन के बाद के पीरियड को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं और ये सबसे लास्ट पीरियड होता है। मतलब ये बच्चे का न्यूट्रिशन वाला पीरियड होता है, जिसमें बच्चा खुद से तो नहीं खा पाएगा, वो पूरा 6 मंथ तक की फुल्ली मदर पर डिपेंड होता है। वो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जिसमें रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर्स ग्लैंड को ही हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, वाइल ऑक्सीटोसिन के हार्मोन की वजह से मिल्क का एजेक्शन होता है। पॉइंट ये है, मदर से जो बच्चा फर्स्ट मिल्क लेता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि बहुत थिक मिल्क होता है और येलो कलर का होता है और ये स्पेशली फर्स्ट 1 to 3 डेज में आता है। मतलब यहाँ पे मैंने साफ मेंशन किया है, कोलेस्ट्रॉम थिक मिल्क येलो कलर्ड फर्स्ट 2 to 3 दिन तक की जो मदर से बच्चा लेता है। छोटे इन्फेंट बेबी के लिए ये मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी रखता है, जिससे कि एंटीबॉडीज IgA जैसी। लास्ट टॉपिक के साथ आज हमारा पूरा चैप्टर होता है समाप्त। बच्चों, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, और जो भी कुछ आप लोगों को कम ज़्यादा लगता है मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को क्या चैप्टर पढ़ाऊँ मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना। बाय मेरे प्यारे बच्चों।